नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों के साथ हम फिर एक बार हाजिर हैं। नजर सबसे पहले वीएनएम हेडलाइंस पर। भारत पाकिस्तान के बीच 4 साल बाद फ्लैग मीटिंग, सीज फायर पर सहमति। कच्छ के मुंद्रा कैरा रोड पर भीषण सड़क हादसा, 5 की मौत, 3 गंभीर। और वडोदरा जिला पंचायत के बजट पर उठे सवाल, विपक्ष नेता मुबारक पटेल की आपत्ति। भारत और पाकिस्तान दोनों पड़ोसी देशों के बीच लगातार बने हुए तनाव के बीच 4 साल बाद आज एक विशेष फ्लैग मीटिंग का आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर में एलओसी यानी नियंत्रण रेखा पर तनाव के बीच भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच आज शुक्रवार को फ्लैग मीटिंग हुई। ये मीटिंग पूंछ सेक्टर के चाकादा बाग यानी एलओसी ट्रेड सेंटर में आयोजित की गई, जिसमें दोनों सेनाओं के ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी शामिल हुए। बैठक 75 मिनट तक चली। पिछले 4 सालों में दोनों देशों के बीच इस तरह की पहली मीटिंग है। आखिरी फ्लैग मीटिंग 2021 में हुई थी। सूत्रों ने कहा कि बैठक में दोनों पक्षों के बीच बॉर्डर पर शांति बनाए रखने और सीज फायर पर सहमति बनी है। दरअसल पिछले कई हफ्तों से एलओसी पर तनाव बना हुआ है। सेना ने 4 फरवरी को 7 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया था। वहीं 13 फरवरी को भी पाकिस्तान सैनिकों के सीज फायर तोड़ने की खबर आई थी, जिसका सेना ने बाद में खंडन किया था। ऐसे में इस फ्लैग मीटिंग को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गुजरात के कच्छ के केरा मुंद्रा रोड पर 3 वाहन आपस में ऐसे टकराए कि 5 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। कच्छ के मुंद्रा कैरा रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसे के बाद प्रशासन तुरंत हरकत में आया और कच्छ के कलेक्टर समेत के अन्य अधिकारी जीके जनरल अस्पताल पहुंचे। मुंद्रा कैरा रोड पर हुए इस भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी। दुर्घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन ने घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की। कच्छ के कलेक्टर ने अस्पताल पहुंचकर घायलों की स्थिति की समीक्षा की और ये सुनिश्चित किया कि उन्हें समय पर उचित इलाज मिले। इस हादसे पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने ट्वीट पोस्ट कर दुख भी व्यक्त किया है। मुंद्रा से जो बस भुज आ रही थी, उसमें जो दुखद एक्सीडेंट हुआ है, उसमें 5 लोग की मृत्यु हुई है और 2 लोग क्रिटिकल है। बाकी सभी पेशेंट्स का चेकअप वगैरह किया गया है, वाइटल्स चेक किए गए हैं, सीटी स्कैन, एक्सरे जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ किया गया है। स्क्रीनिंग हो गई है, अभी भी डिटेल टेस्ट किए जा रहे हैं। साथ साथ किसी तरह की कोई भी संसाधन की कोई कमी ना हो, तुरंत जितने रिसोर्सेज हैं वो मोबिलाइज किए जाएं। जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हॉस्पिटल तंत्र के द्वारा और जिला प्रशासन तंत्र के द्वारा प्रोवाइड की जाए, उसकी सूचना दी है। साथ साथ जो डेथ्स हुई हैं उसमें एक संवेदना के साथ जो भी वहाँ पुलिस और प्रशासन तैनात है उसको डील करे। घर वालों को आइडेंटिफिकेशन पूरा करके जल्दी से जल्दी जान की जाए। ये कैरा मुंद्रा रोड जो है, इस रोड पे हम लोग खड़े हैं। इसी रोड पे ये घटना बनी है। इसमें जैसा कि माहिती मिल रही है कि 1 बजे के आसपास की घटना है और इसमें जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिली, घटनास्थल पर 4 लोगों की मृत्यु हुई है और बाकी लोगों को पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से हम लोगों ने तात्कालिक सारवार के लिए उनको तात्कालिक सारवार मिले, इसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया है और 24 लोगों को हमने हॉस्पिटल भेजा है। प्राथमिक माहिती जो है वो आप देख रहे हैं कि इसमें 2 ट्रक हैं, 1 बस है, तो ओवरटेक का प्राथमिक दृष्टि से ओवरटेक लग रहा है। बाकी फॉरेंसिक टीम की विजिट होगी जब स्थल पर, तो वो अच्छे तरीके से हमें एक्सप्लेन कर पाएंगे। वडोदरा जिला पंचायत के विपक्ष नेता मुबारक पटेल ने सत्ता पक्ष द्वारा विपक्ष के सुझावों को दरकिनार किया जा रहा होने के आरोप लगाए गए हैं। गुजरात की वडोदरा में शहर के साथ साथ जिले के विकास को भी तेजी देने के लिए जिला पंचायत द्वारा बजट हाल ही में पेश किया गया है, जिस पर विपक्षी नेता मुबारक पटेल ने पत्रकार परिषद का आयोजन कर सत्ता पक्ष पर विपक्ष के सूचन ध्यान में नहीं लेने के आरोप लगाए हैं। वडोदरा जिला पंचायतनी सोमवारे सामान्य सभा से 2 वागे અને બજેટની ખાસ મીટિંગનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે। એ મીટિંગનું આયોજન જે છે એમાં અમારા કેટલાક બજેટમાં સૂચનો છે વિરોધ પક્ષના સભ્યોના। એ જે સૂચનોમાં ખાસ એવું છે કે જિલ્લા પંચાયતમાં અમે અવારનવાર પ્રશ્નો પૂછ્યા છે કે જિલ્લાની આંગણવાડીઓ કેટલી જર્જરિત છે, સ્કૂલો કેટલી જર્જરિત છે, ગ્રામ પંચાયતો કેટલી જર્જરિત છે। એમાં અમને असंख्य बिल्डिंगों जर्जरित જોવા મળી છે। એવા સમયે જિલ્લા પંચાયત દ્વારા
એવા જે બિલ્ડિંગો છે એની મરામત માટે નવીન માટે કોઈ નાણાં ફાળવવામાં આવ્યા નથી. વડોદરા જિલ્લાના જે ખેડૂત સમાજ છે, જે ખેડૂતો ખેતી કરીને પોતાનું મતલબ ગુજરાન ચલાવે છે, એવા ખેડૂતો માટે પણ એક પણ રૂપિયો આ બજેટમાં ફાળવાયો નથી. જિલ્લામાં નાના વેપારીઓ છે, એ નાના વેપારીઓ માટે પણ કોઈ ગ્રાન્ટ ફાળવી નથી. અને આમ જે જિલ્લામાં અલગ અલગ હેતુ રીતે નાણાં જે ફળવાય છે એ રીતે નાણાં ફળવા જોઈએ. ખાસ તો મહત્ત્વની વાત એ છે કે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ જન્મ જયંતિ માટે એક પણ રૂપિયો ફળવાયો નથી. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ બિલ્ડિંગ તરીકે આ જિલ્લા પંચાયત ઓળખાય છે અને ગુજરાતના પનોતા પુત્ર છે, ભારત દેશના પ્રથમ ગૃહમંત્રી છે, અને એમની જન્મજયંતિ ઉજવવા માટે જ્યારે જિલ્લા પંચાયત દ્વારા એક પણ રૂપિયો ફળવાતો ન હોય તે વખતે એક ખૂબ દુઃખદ ઘટના કહેવાય આપણા માટે. ખાસ કરીને વડોદરા જિલ્લાના જે કાંસો છે એ કાંસોની દર વર્ષે સફાઈ થવી જોઈએ, પણ છેલ્લા 4 વર્ષથી સફાઈ થતી નથી. એના કારણોસર વરસાદી જે પાણી છે, પાણી ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં આવે છે અને ગામોમાં આવવાના કારણે ગામમાં પાણી આવી જાય છે અને બાળકો સ્કૂલે જઈ શકતા નથી, આંગણવાડીના બાળકો સ્કૂલે જઈ શકતા નથી. એટલા માટે અમારી ખાસ રજૂઆત છે કે કાંસોની સફાઈ થવી જોઈએ. મહિલા અને બાળકો માટે પણ એક પણ રૂપિયો ફળવાયો નથી. તો જિલ્લા પંચાયતના જે સત્તાધીશો છે એ સત્તાધીશો જિલ્લા પંચાયતના દરેક સભ્ય સાથે ચર્ચા વિચારણા કર્યા વિના, શાખા અધિકારીઓ સાથે ચર્ચા વિચારણા કર્યા વિના આ બજેટ તૈયાર કર્યું છે. તો અમારા જે સૂચનો છે એ સૂચનો અમે લેખિતમાં આજે જિલ્લા વિકાસ અધિકારી સાહેબને આપીએ છીએ, જેથી કરીને અમારા જે સૂચનો છે એ સૂચનો પર ચર્ચા વિચારણા કરવામાં આવે અને આગામી જ્યારે 24 તારીખે સામાન્ય સભા મળવાની છે એમાં બજેટમાં અમારા સૂચનો જો આવવામાં આવશે તો જિલ્લાના તમામ નાગરિકો સુધી સુવિધાઓ પહોંચશે અને 646 જે ગામ છે એ ગામ સુધી દરેક સારી રીતે વિકાસ થઈ શકશે. ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी रामकिशन ओझा आज वडोदरा के मेहमान बने और यहां उन्होंने केंद्रीय बजट पर एक विशेष पत्रकार परिषद संबोधित की। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में केंद्रीय बजट की प्रस्तुति दी गई है, जिस पर एआईसीसी सेक्रेटरी रामकिशन ओझा की उपस्थिति में वडोदरा में एक विशेष पत्रकार परिषद आयोजित की गई, जिसमें बजट में किए गए प्रावधानों पर रामकिशन ओझा ने आपत्ति जताई है। बड़ौदा एक ऐतिहासिक शहर है। बड़ौदा शहर में जिस तरह का भ्रष्टाचार और कोहराम मचा हुआ है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस शहर ने भाजपा को पहचान दी, जिस शहर ने 2 सीटों से 300 सीट पहुंचाने का काम किया और जिस राज्य ने के नाम पर, विकास के नाम पर पूरे देश में सत्ता हासिल की, उस शहर की दुर्दशा देखकर बड़ा दुख होता है। शुरुआत करने के लिए बहुत सारे मुद्दे, मैं शुरुआत अगर कहूं कि जब से टोल टैक्स ऑक्ट्राय शहर का जो बंद हुआ है उसके बाद से जो आवक होनी चाहिए थी, जो पैसा 18% के आसपास का जो रेवेन्यू जो लॉस हुआ है, जो राज्य सरकार हर राज्य में अपने शहरों को दे रही है, मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा धोखा जो राज्य सरकार इस शहर के साथ कर रही है वो ये है कि जो 18% 2007 से जो भरपाई जो ऑक्ट्रा के माध्यम से इस शहर को विकास करने के लिए ये पैसा जो शहर के लिए आता था, उस पैसे का दोहन राज्य सरकार ने किया है। करीबन 18 से 20 हजार करोड़ रुपया इस शहर को राज्य सरकार ने तुरंत देना चाहिए, ये हमारी मांग है। ये दुर्भाग्य की बात है कि राज्य का मुख्यमंत्री आकर इस शहर में घोषणा करके जाता है कि इस शहर का हम विकास नहीं कर पाए, इस शहर का विकास नहीं हुआ है। कितनी दुर्भाग्य की बात है और हमारे लिए शहरवासियों के लिए भी दुर्भाग्य की बात है। कई ऐसे मुद्दे हैं, गैस डिस्ट्रीब्यूशन का एक यहाँ पर काम हुआ करता था महानगर पालिका के माध्यम से, वो इनकम वाला साधन था कारपोरेशन के, और उस इनकम वाले साधन को बंद कर दिया गया और गेल को दे दिया गया। ठीक है, अच्छी बात है, हमारी नवरत्न कंपनी है, उसे भी दिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके अंदर का काम करने वाले हजारों कर्मचारी, 1000 के ऊपर कर्मचारी थे मेरे अंदाज से, उन कर्मचारियों को वापस महानगर पालिका में भेज दिया गया। उसकी भी लायबिलिटी जो इतने वर्षों की पड़ी है कारपोरेशन के ऊपर में, हमारी गेल से भी मांग है कि उसकी भी भरपाई जो है, ये 1000 लोगों की जो तनख्वाह कारपोरेशन दे रही है महानगर पालिका, उसकी भरपाई भी गेल ने राज्य सरकार के माध्यम से करनी चाहिए, हमारी दूसरी मांग है। विश्वामित्र नदी के बारे में
आप सब जानते हैं और आप सब लोगों ने बहुत नजदीक से महसूस किया है। मैं आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं कि ये बहुत ही दर्दहीन की बात है कि जिस शहर में राजा अगर व्यापारी हो गया हो तो प्रजा का भिखारी होना कोई रोक नहीं सकता। नदी के किनारे के पाट जो होते हैं, हम पाट बोलते थे पहले, किनारे, उस किनारों को राज्यकर्ताओं ने, सत्तासीन लोगों ने अपने मित्रों को, अपने ठेकेदारों को, अपने स्वार्थ के लिए और अपनी आलीशान जिंदगी गुजर करने के लिए पाटों का इस्तेमाल किया है। जब तक ये पाट का कब्जा नहीं हटेगा, मैं ये नहीं समझता हूं कि विश्वामित्र नदी का प्रकोप इस शहर से जा सकता है। ये प्रकोप चलेगा जब तक ये पाट की व्यवस्था ठीक से नहीं करेंगे और उस जगह की सफाई नहीं करेंगे, उस जगह पे सही ढंग से बांध का निर्माण नहीं करेंगे, उस जगह ढंग से ये जो उसकी साइड की दीवार है वो नहीं करेंगे, जब तक ये हो नहीं सकता। ये ठेकेदारी प्रथा कब तक कमाएंगे? 30 वर्षों से आप अपने मित्रों के पेट भर रहे हैं। कितना पैसा चाहिए? ठेकेदार करोड़पति थे, लखपति से करोड़पति हो गए, करोड़पति से अब्जोपति हो गए। शर्म करिए, थोड़ा सा जनता के ऊपर ध्यान दीजिए कि इस विश्वामित्र नदी के प्रकोप से इस शहर को बचाइए। इस शहर को सिर्फ रंग बिरंगे लाइट और रंग बिरंगे कलर लगाकर आप चमका नहीं सकते। वो आंखों के लिए अच्छे हैं। रात की रोशनी में आपको अच्छे रंग के लाइट अगर नदी पे, पुल पे, सड़कों पे, लाइट पे दिखेंगे तो इसका मतलब आपका शहर स्वच्छ है या अच्छी जिंदगी हम जी रहे हैं, ऐसा नहीं है। शहर के लोगों को बुनियादी सेवाओं की आवश्यकता है। शहर के लोगों को अच्छी बसेस की आवश्यकता है। शहर के लोगों को बस समय पे आए उसकी आवश्यकता है। शहर के लोगों को अच्छी और सही तरीके से चलने वाली, अच्छे रोडों पे चलने वाली बसों की आवश्यकता है। शहर के लोगों को अच्छे स्वच्छ पानी की आवश्यकता है। शहर के लोगों को अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छे अस्पतालों की आवश्यकता है। यहाँ किसी का ध्यान नहीं है। मैं समझता हूं कि इस बार बड़ौदा की जनता इन्हें जरूर सबक सिखाएगी। जिस तरह से विश्वामित्र नदी का जिस तरह से दोहन किया है, इस शहर में आने वाली जो नदी ऐतिहासिक नदी है, जिसने शहर का लालन पालन पोषण किया है, इस क्षेत्र के किसानों को समृद्ध बनाया है, इस क्षेत्र के लोगों को पीने का पानी दिया है, और उस नदी के प्रकोप को, उसको छोटा करके उस प्रकोप को इस शहरवासियों के ऊपर डालने का काम इसका करते है कि भाजपा की महानगर पालिका की सरकार है। इसका जवाब हम आने वाले चुनाव में मांगेंगे। हम इनके बजट को देखते हुए हम अपना एजेंडा तैयार करेंगे, अपना घोषणा पत्र तैयार करेंगे अगले 2 महीने में, और शहर शहर जाकर, हर घर जाकर इस शहर के इनके बातों को उजागर करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, जनता के घर घर जाके हमारा घोषणा पत्र हम खड़ा करेंगे और बताएंगे कि इनके काम ये थे, और आने वाले 5 वर्ष में जब हमारे पास सत्ता रहेगी तो इस 6000 करोड़ का हम खर्चा किस मद में करेंगे, ये जनता को पहले बताएंगे और फिर वोट मांगेंगे। गुजरात के वडोदरा शहर के बड़ौदा म्यूजियम में एक विशेष लेक्चर आयोजित किया गया, जिसमें ट्रेड और टेक्सटाइल पर रोचक जानकारियां साझा की गई। गुजरात के वडोदरा के बड़ौदा म्यूजियम एंड पिक्चर गैलरी में द्वितीय हरमन गोइट्स मेमोरियल लेक्चर का आयोजन किया गया। इस मौके पर गुजरात के समुद्री मार्गों से होने वाले व्यापार के इतिहास और वस्त्रों के कलात्मक, सौंदर्यलक्षी और सांस्कृतिक महत्व के बारे में चर्चा की गई। वहीं वस्त्र कला में चिन्ह समेत की अन्य कई चीजों पर जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर डॉक्टर गौरी परिमुकृष्णन की उपस्थिति रही। ये हमारा सेकेंड मेमोरियल लेक्चर है डॉक्टर हरमन गॉयज के ऊपर। डॉक्टर हरमन गॉयज महाराजा सयाजी राव ने पहला गुजरात बड़ौदा एंड पिक्चर गैलरी के लिए डायरेक्टर क्यूरेटर की तरह अपॉइंट किया था। वो जर्मन इंडोलॉजिस्ट है एंड आर्ट हिस्टोरियन है। उसने बहुत योगदान भी किया, जो आर्ट हिस्ट्री डिपार्टमेंट, म्यूजियोलॉजी डिपार्टमेंट जो फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स में बनाने में भी बहुत योगदान किया। एंड डॉक्टर हरमन गॉयज इसके बाद में भी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में भी। फिर आज हमने लास्ट ईयर से शुरू किया था हरमन गॉयज की मेमोरियल लेक्चर इंट्रोड्यूस करने में। पहला लेक्चर प्रोफेसर रतन परिमु ने दिया और सेकेंड डॉक्टर गौरी परिमु कृष्णन ने स्पीकर जो दिया है लेक्चर के ऊपर है गुजराती टेक्सटाइल्स है
टू साउथ ईस्ट एशिया और उसकी एस्थेटिक वैल्यू और आर्टिस्टिक वैल्यू क्या है और ये टेक्सटाइल कहाँ से कहाँ गए हैं और मर्चेंट्स है, जैन मर्चेंट्स है, गुजराती मर्चेंट्स है, उसने गुजरात से लेके इजिप्ट तक, फुस्टेट तक भी कहाँ कहाँ पे मैरीटाइम ट्रेड में ये व्यापारी किया है उसके बारे में ये आज का लेक्चर में डिस्कस हुआ है। वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनएम। Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a New Year resolution. New Year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। गुजरात की वडोदरा शहर में आज हाथों में जंजीर पहनकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगा गया। अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे भारतीयों को ट्रंप सरकार द्वारा वापस भेजा जा रहा है। इस मामले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, जिसके चलते गुजरात के वडोदरा में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हाथों में जंजीर पहनकर विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग की। પોતાને વિશ્વગુરુ કહેવાની વાતો કરનારા દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના શાસન દરમિયાન ભારતના ઇતિહાસમાં
પ્રથમ વખત એવું થયું છે કે ભારતના નાગરિકોને કોઈ અન્ય દેશે ડિપોર્ટ કર્યા હોય તેમને હાથ પગમાં જંજીર બાંધીને મોકલવામાં આવ્યા છે. આ ફક્ત એ નાગરિકોના હાથમાં નહીં પરંતુ ભારત દેશના હાથમાં જંજીર બાંધી છે. ભારત દેશનું અપમાન કર્યું, ભારત દેશના નાગરિકોનું અપમાન કર્યું છે. આટલું મોટું અપમાન જો ટ્રમ્પ સરકાર દ્વારા કરવામાં આવતું હોય, એ છતાં દેશના વડાપ્રધાન મૌન હોય, અમેરિકા જઈને એમની પ્રેસ કરતા હોય, એમાં એમનું અપમાન થતા હોય, છતાં મૌન હોય, ત્યારે આવા મૌન વડાપ્રધાન જે મનમોહનસિંહને મૌન વડાપ્રધાન તરીકે કહેતા હતા પરંતુ હકીકતે તો ખુદ મૌન છે એવું સાબિત થયું હોય, ત્યારે આવા વડાપ્રધાને સ્વેચ્છાએ રાજીનામું આપી દેવું જોઈએ. કારણ કે જો વડાપ્રધાન આવા ઘટનામાં પણ ન બોલી શકતા હોય ને દેશનું ગરિમા ન સાચવી શકતા હોય તો એમને આ વડાપ્રધાન પદ પર રહેવાનો કોઈ અધિકાર નહીં બનતો એવું અમારું માનવું છે. અને એના માટે જ હાથમાં હથકડી પહેરીને वडाप्रधान ने राजीनामा की मांग कर रहा है। विरोध प्रदर्शन कर रहे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सयाजीगंज पुलिस स्टेशन के अधिकारियों द्वारा हिरासत में लिया गया, जिसके चलते मौके पर घर्षण का माहौल देखने मिला। गुजरात के भरूच के एक छोटे से गांव में आदिवासी समाज का युवक अपनी बारात हेलीकॉप्टर में लेकर पहुंचा, जिस पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले आदिवासी समाज ने विरोध जताया है। गुजरात के भरूच जिला के झगड़िया तालुका के खर्ची गांव में वसावा आदिवासी समाज के युवक ने भरूच तालुका के निकोरा में हेलीकॉप्टर में बारात लेकर शादी रचाई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। जिसके बाद सोशल मीडिया में लाला भाई नामक इस युवक और उसके परिवार के ऊपर अभद्र और तुच्छ टिप्पणियां की जा रही थी, जिससे आदिवासी समाज के लोगों में आक्रोश देखा गया। इस मामले जिला कलेक्टर और एसपी को आवेदन देकर सोशल मीडिया में आदिवासी समाज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले लोगों पर कानूनी कार्यवाही की मांग की गई है। तारीख 16 तारीखे मारी नानी बेन वैशालीना लग्न हता तो खर्ची गामना सुखदेवभाई वसावाए अमारा घरे हेलिकॉप्टर थी जान लईने आवेला। ए अमारे खूब आनंदनी बाबत छे के अमारा आदिवासी बी बहुत आगळ आवीने आजे आ काम कर्युं छे, એટલે બધાને બહુ ખુશી થઈલી। પણ અમુક સમાજના તત્વોએ એટલું બધું ખરાબ કમેન્ટ કરેલી, બોલે તો ભરૂચ પૂછે તો ભરૂચમાં કમેન્ટ કરેલી, એમાં એમને એવું લખેલું કે ભીલડાઓ બી હવે હેલિકોપ્ટરમાં ફરતા થઈ ગયા છે। તો મેં એને કમેન્ટ કરેલી કે ભાઈ તારે બી ફરવું હોય તો તું બી ફર, તું બીજાનું કેમ આવું બોલે। તો એને મને અભદ્ર ભાષામાં બહુ જ ખરાબ ટિપ્પણી કરેલી છે, જે હું બધા વચ્ચે બોલી શકું તેમ નથી। અને એમને એવું કીધેલું કે ચરોતરમાં ખેત મજૂરી કરવા આવે તો તમારી બહેન દીકરી અને યુવાનોને, અમારા યુવાનો એમને એવું કરે છે એટલે તમે બિયારણ તો અમારું જ છે ને। અને એમને પોતે એવું કીધું કે હું મહાદેવના મંદિરનો પૂજારી છું, તો મારે એને એવું કહેવું છે કે તું મહાદેવના મંદિરનો પૂજારી છે તો પાર્વતી માતા કોણ હતો? પાર્વતી માતા આદિવાસી ભીલ હતા, બરાબર। અને હર્ષસંઘવીને જેવી રીતે તમે વરઘોડો કહેલો એવી રીતે વરઘોડો કાઢવો જ પડે। અને જ્યાં સુધી અહીંયા આવીને એને પોલીસ તંત્રને મારી નમ્ર વિનંતી છે કે અહીંયા આવીને એને ઘસેટીને ના લાવે અને મારે ને મારા સમાજ વચ્ચે માફી ના માંગે ત્યાં સુધી એને માફી મળશે નહીં। મારે તો ભારત દેશના વડાપ્રધાન અને ભારત દેશના મહામહિમ રાષ્ટ્રપતિ જે એક આદિવાસી પદ ધરાવે છે અને વડાપ્રધાન આપણા ગુજરાતના છે અને ગૃહમંત્રી પણ આપણા ગુજરાતના છે કેન્દ્રની અંદર, એમને અમે જણાવવા માંગીએ છીએ કે આદિવાસી સમાજ એ આદિ અનાદિ કાળથી વસનારો આ પૃથ્વી પર અને આદિવાસી સમાજ આ ભારતની અંદર વસનારો એ મૂળ માલિક છે, છતાં એને આજકાલના લોકો જે અભદ્ર ટિપ્પણી જે કરી છે, જે નડિયાદના છે લાલભાઈ, એમને અને એની આગળ પણ અંકલેશ્વરમાં એક પિન્ટુ કરીને બોલી ગયો છે, એક કચ્છનો પણ બોલી ગયો છે, એને કઈ પોલીસ કાર્યવાહી નથી કરતી। બાકી તો પોલીસ તંત્રને મારે કહેવા માંગુ છે કે તમે રાતોરાત આરોપીઓને પકડી લાવો છો બીજા કેસોની અંદર, જ્યારે આદિવાસી સમાજ પર જો આવી રીતે તમે બોલતા હોય ને એની પર કાર્યવાહી નહીં કરો તો એ ચલવી લેવામાં નહીં આવે। નહીં તો અમારો સમાજ આ ખુન્નસી સમાજ છે, શાંત સમાજ છે, પણ જ્યારે એ બહાર નીકળશે ને એ દિવસે તીરકામઠા ધારિયા બાલા લઈને નીકળશે એ દિવસે આખો વિસ્તાર સુમસામ થઈ જશે। એ અમારી સંસ્કૃતિ ને પ્રકૃતિનું પ્રતીક છે। અને ખાસ કલેક્ટર શ્રીને અને અહીં ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી શ્રીને અમે આજે અહીંથી આવેદન કરીએ છીએ, એમને રજૂઆત કરીએ છીએ કે આમની પર તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરે। આ જે ઘટના બની છે ચરોતરના લાલભાઈએ જે સોશિયલ મીડિયામાં જે લખીને
જે મા બેન વિશે લખ્યું છે તો એ અમારા સમાજ માટે એકદમ કલંકરૂપ છે ને આવા તત્વોને કદી બી ચલવી નહીં લેવાય. આ લોકોને આવેદન નહીં પણ આ લોકોને એફઆઈઆર કરીને જેલમાં પૂરી દેવાડવા જોઈએ ને આ સરકારોએ જે અમારા સમાજને એ માનવી તરીકે પણ નથી ગણતા અને અમારા સમાજ વિશે અમારી મા બેટીઓ વિશે જે આવી શબ્દ બોલવામાં આવે છે તો અમારો સમાજ આ વસ્તુ કદી બી ચલવી નહીં લઈ ને અમારો સમાજ હવે ભણી ગણીને શિક્ષિત થઈ ગયો છે. પહેલા જેવું કઈ અભણ નથી. હવે દરેક મા બેટી ભણેલી છે, દરેક યુવાન ભણેલો છે તો દરેક માણસો સમજી શકે. જો અમારા સમાજ વિશે આવી જ જો ટિપ્પણીઓ કરવામાં આવશે તો આવનારા સમયમાં આ સરકારે અને બાકીની જે જ્ઞાતિના લોકો છે એ લોકોએ ભોગવવું પડશે અને हमारा समाज कभी भी चलवी नहीं ले। गुजरात के अमरेली के एक गांव में पत्नी पर शक रखने वाले पति ने उसे निर्मम रूप से मौत के घाट उतार दिया। गुजरात के अमरेली के सावरकुंडला के खड़काणा गांव में युवती की हत्या के आरोपी पति को पुलिस ने चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 19 फरवरी को अपनी पत्नी आशा पर शक करते हुए पति ने उसे मौत के घाट उतार दिया था। इस मामले मृतक के पिता की शिकायत के आधार पर हत्यारे पति परेश निमावत को चंद घंटों में गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की गई है। खड़काणा गामे परेशભાઈ નિમાવત પોતાની પત્ની આશાબેન નિમાવત સાથે છેલ્લા 2-1 વર્ષથી રહેતા હોય, ટિફિન સેવા ચલાવતા હોય અને 18 તારીખના રાત્રે પરેશભાઈને તેમની પત્ની સાથે આડા સંબંધોની શંકા હોય, ઝઘડો થયો હતો, ઝપાઝપી થઈ હતી પણ બાળકો ઉઠી જતા શાંત પડેલ રાત્રિના 4 વાગે પરેશભાઈ ફરીવાર ઉઠી ગયા અને બહારથી કોસ લાવી પોતાની પત્નીને પેટના ભાગે 7 થી 8 ઊંડા ઘા મારેલ। આવા મરણતોલ માર મારતા આશાબેનનું મૃત્યુ થયેલ, જેથી સાવરકુંડલા રૂરલ પોલીસ સ્ટેશનમાં મર્ડરનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલ છે। આરોપીને તાત્કાલિક અલગ અલગ એલસીબીની લોકલ ટીમો બનાવી ઝડપી લેવામાં આવેલ છે। હાલમાં આરોપી અટક કરવામાં આવેલ છે, તપાસ કાર્યવાહી ચાલુ છે। मध्य प्रदेश के मंदसौर में मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन ने अमान्य दवाओं की होली जलाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में चिकित्सक महासंघ के बैनर के तले मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन मंदसौर द्वारा चलाए जा रहे चरणबद्ध आंदोलन के तहत 21 फरवरी को इंदिरा गांधी जिला अस्पताल मंदसौर में ओपीडी के सामने अमानक दवाइयों की प्रतीकात्मक होली जलाई गई। इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में मेडिकल टीचर्स और चिकित्सकों ने हिस्सा लेते हुए मामले का विरोध किया। शासन की निष्क्रियता का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। कल भी हमने बताया था, कल हमने काली पट्टी बांध के विरोध प्रदर्शन किया था कि डॉक्टरों की जो भी समस्याएं हैं उस पर सरकार ध्यान दे, लेकिन उसके बाद भी आज भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। सरकार की तरफ से कोई भी वार्तालाप शुरू नहीं हुई है। दूसरा हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो था अमानक दवाई सप्लाई का। गवर्नमेंट में जो दवाइयाँ आ रही हैं वो प्रॉपर स्टैंडर्ड की नहीं है, वो अमानक दवाई है, कम क्वांटिटी की है, वो पेशेंट को देने पे उनको कोई भी फायदा नहीं हो रहा है और पूरा दोषारोपण डॉक्टर्स पे किया जाता है। वीएनएम बुलेटिन में आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचारों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर तो लाइव देखते ही है, साथ ही डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर पर भी वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।